पिताजी के देहांत के बाद उनकी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने या ईयरली सर्टिफिकेट देने के लिए मैं अपनी मदर को लेकर जब उनके कॉलेज में जाया करता था, तो वहाँ पे उसी समय पे उन्हीं के जो समकक्ष वो या उनके परिवार के लोग आते थे। तब वो कहा करते थे कि वह आपके पिताजी ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य किया है। जैसे एक उदाहरण दिया करते थे कि दिनकर जी के ऊपर उन्होंने लिखी टीका उर्वशी पे थी, और उसमें दिनकर जी ने को वो जो टीका थी उसमें जो उन्होंने कहा था कि ये महाकाव्य नहीं है। तो उन्होंने उनको बुलाया था और बुलाने के बाद कहा कि भाई ये आप किस आधार पर कह रहे हो कि ये महाकाव्य नहीं है। अब पिताजी ने संस्कृत का किसी साहित्यकार का जो उस समय जो पुराने जो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट था उसके हिसाब से बताया कि महाकाव्य होने के लिए ये 10 चीज़ें होनी चाहिए जो कि इस महाकाव्य आपकी इस कृति के अंदर उर्वशी के अंदर नहीं है वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो। तो पिताजी ने तर्क के साथ उनको बताया। ये मुझे उनके समकक्ष प्रोफेसर साहब ने बताया था। उनके जाने के बाद उस मीटिंग के बाद तो क्योंकि वो डॉक्टर नामवर सिंह के ने बुलवाया था जो उस समय एचओडी थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई ये वाकई डॉक्टर देशराज सिंह भाटी ने ये सही उनकी ये विवेचना है कि ये महाकाव्य नहीं है, पर क्योंकि सभी दुनिया इसको मान रही थी महाकाव्य है तो मैं इसलिए मैं चुप लगा गया था। पिताजी को फिर बुलाया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे इस देश की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास आओ और मैं आपको कहीं अच्छी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब दिलाऊंगा। क्योंकि उस समय दिनकर जी वो एमपी थे उसमें, पर पिताजी नहीं गए उसमें। उन्होंने सभी पे लिखा, उन्होंने नई कविता पे लिखा, उन्होंने ऋतिक काल के ऊपर लिखा, उन्होंने भक्ति काल के ऊपर लिखा, और जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगा वो किया। उनके लेखन में जो प्रारंभिक तौर पर वो कहानियाँ बहुत लिखते थे। कहानियों में एक बार इन्होंने लिखा था सिकंदर लौट गया। हालांकि यशपाल जी ने भी सिकंदर लौट गया के नाम से कहानी लिखी है, और डॉक्टर देशराज सिंह भाटी जी ने भी। तो कोई ऐसा था, सिकंदर अपने पर विजय करता करता आगे जा रहा था, एक कुएं पर जाकर किसी औरत से पूछा पानी वानी पिया, तो उससे पूछने लगे कुछ, तो बताया उसने कि हाँ ऐसा है, हमारे लोग कहते हैं कोई आ गया पानी पी गया, हम पर राज कर गया, तो सब हमको लूट के चले जाते हैं, पता नहीं कौन है, आजकल सुना है कुछ सिकंदर आया हुआ है, वो हमें लूटने चला आ रहा है। क्योंकि वो सिकंदर खुद था, सादा वेश में था, तो कहते हैं वहीं से सिकंदर लौट गया था। तो इनकी कहानी का नाम था सिकंदर लौट गया। ये कहानी मुझे याद है, बाकी तो उतना विशाल साहित्यिक जीवन था, मैं कितना बता पाऊँगा। सब्जेक्ट्स की बुक्स होती थी, उनके ऊपर उनकी जो टीकाएँ थी, उनकी आलोचनाएँ समालोचनाएँ, ये सब जो उनका था। जो जब ये टीका करी जाती है जिसे कमेंट्री कहा जाता है इंग्लिश में, या ये कहिए कि भाई आप उसको एनालाइज किया है, एनालिटिकल आपका वर्क है उसमें करने के लिए, वो बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ज्ञान का काम है, और साथ साथ जिम्मेवारी वाला काम है। जो उनके जो गुरुजी थे वो भी पद्म भूषण थे, जो डॉक्टर नगेंद्र, और काफ़ी उनका नाम था। जो हाँ, उनको एक कोई प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था जिसमें उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। वो तो अदरवाइज तो 60 पे लोग रिटायर हो जाते थे, तो उनको कुछ समय उनका बढ़ा दिया गया था जो टीचिंग के लिए, जो विशिष्ट टीचर्स होते थे ना उनके लिए वो दिया जाता था। जो कि जब मेरा फेयरवेल हो रहा था मेरे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो वहाँ पे कन्वीनर था वो हिंदी का, उसने यूपीएससी में आईएएस की तैयारी में हिंदी उसका एक सब्जेक्ट था, उसने हमारे पिताजी का रेफरेंस दिया कि ये उनके बेटे हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, और मैंने अपनी यूपीएससी में पीसीएस की तैयारी में उनकी किताब को मैंने पढ़ा था। तो जितने सब्जेक्ट थे मैं इन्हीं की किताबें पढ़ता था।
तो मैं उस पार्टी, व्हेन पार्टी वाज ओवर एंड वी वर ऑल वर आउट एंड वर कन्वर्सेटिंग, तो 3-4 persons of my group, my batch, they came to me and they were surprised कि इतने दिन से आप भाटी जी हमारे साथ थे, हमें पता नहीं था कि आप उनके पुत्र हो। हम तो उनकी जो किताबें लिखी हैं, जो सारी हैं, वो हमने तो उसी को हम पढ़ते थे उसमें करने के लिए था। 100 के करीब उनकी हैं कुल, जिसमें उनकी कहानी भी है, उपन्यास भी हैं और ये वर्क्स भी हैं अपने। जब हमारी छत पर ही पढ़ते थे, हाँ, तो हमारी बिरादरी के अंदर ऐसा जो शादी होती है तो बारात चली जाती है, तो लड़के वालों के यहाँ खोड़िया हुआ करता है। तो ये ऊपर बैठे, मैंने देखा था उसको कि वह खोड़िया बराबर में हो रहा था, ये ऊपर थे। तो उसमें जो भाषा इस्तेमाल होती है उसके बारे में लिखा था कि इस बिरादरी के अंदर एक इतनी बुरी चीज़ है जिसको मैं शब्दों में लिखूं कैसे, हाथ कांपते हैं, भाषा थर्राती है। ऐसे में आज अब मुझे एकदम याद आया है, पिताजी के पास जो ज्ञान था, ज्ञान का जो कारण था, उन्हें हिंदी का पूरा ज्ञान था, संस्कृत का था, उर्दू का था और अंग्रेजी का था। और वो इस चारों भाषाओं में बहुत ही सरलता से पढ़ते थे, समझते थे, लिखते बोलते थे उसमें। अब मेरे घर में करीब 50 के करीब किताबें थी एक ही राइटर की, मतलब एक ही वर्क के ऊपर। हाली का काव्य सिद्धांत, ये हाली का काव्य सिद्धांत क्या है ये? वो देखा तो ये लगा कि हाँ भाई उर्दू का कुछ जिक्र सा आ रहा है, जैसे मैंने प्रीफेस वगैरह देखा। वो हमारे एक बड़े ट्रंक के अंदर, जिसमें कपड़े पुराने पड़े रहते थे, उसके अंदर पड़ा हुआ था। तो मैंने जब ग्रेटर नोएडा शिफ्ट किया, जब मैंने अपने यहाँ घर बनाया, मैं चार्टेड बस में जाता था। उस चार्टेड बस में मेरे सेक्टर के सामने ही दूरदर्शन वालों का भी प्रसार कुंज है, उसके अंदर डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, वो लोग भी जाते थे। उन्होंने देखा कि मैं बात करते हुए, बोले भाटी जी आप तो हो तो एडवोकेट, लेकिन आप तो साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, बात कर लेते हो आप उसमें। तो मैंने बताया भाई मेरे पिताजी राइटर थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे में ज्ञान उनका आ गया है, ये DNA की वजह से या समझो या सुनने की वजह से आया है उसमें करने के लिए। पता चला कि उनमें एक उर्दू के माहिर है। मैंने कहा जी हमारे घर में एक किताब है हाली और उनका काव्य सिद्धांत। तो पिताजी से मैंने पूछा कि भाई क्या है? तो उन्होंने कहा भाई हाली उर्दू के बहुत बड़े एक राइटर थे, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। मैंने फिर बाद में गूगल में सर्च किया तो पता चला कि भाई हाली जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, उनके PA हुआ करते थे। मैं ले गया कॉपी, मैंने कहा जी ये चीज़ थी जो लिखी हुई थी। और मैंने अपने पिताजी से पूछा, उन्हें बताया कि भाई उर्दू और हिंदी में लिखने का फ़र्क है। उर्दू की जो साइंटिफिक एक अप्रोच है लिखने की, वो हिंदी से अलग है। लेकिन हाली साहब ने जो अपने उर्दू में लिखा है, वो संस्कृत के जो फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि देखिए ये ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं समझ पाया, आज भी नहीं मैं समझा, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया तो मैं भी आपको नहीं समझा पा रहा। तो इसीलिए बोला, मैंने फिर राइटर को बताया कि खाली उर्दू साहित्य में एक ही राइटर ऐसा है कि जिसने लिखा तो उर्दू में है, लेकिन उसने साइंटिफिक एनालॉजी जो ली है वो संस्कृत के लिए है लिखने में। तो ये बोला अपने आप में बहुत बड़ा एक विधा थी और ये सबके सामने आनी चाहिए। तो बोले इसलिए मैंने ये किताब लिखी, वो नहीं चली। तो वो पब्लिशर ने कहा जी कि आपने तो मेरा 1000 रुपये का नुकसान कर दिया है। ये बात है 70s की बात है, क्योंकि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था। तो राइटर ने फिर क्या करा, अब बोले मेरे पास तो पैसे थे नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं किताबें मैं लिख के दे देता हूँ, मुझे मत पैसे देना, उसकी रॉयल्टी मत देना तुम। तो उसने मुझसे दो किताबें लिखवाई, जिसका मुझे रॉयल्टी भी नहीं दी। एक तरह से वो माना जाए कि मेरे पर दंड था उसका। अब ये तो इसकी रही पृष्ठभूमि। अब वो जो दूरदर्शन के व्यक्ति थे, उन्होंने पढ़ने के बाद मुझे अगले दिन कहा कि आपके पिताजी से मुलाकात आपकी हमारी हो सकती है। मैंने कहा जी उनका तो देहांत हो गया 2004 के अंदर। तो बोले नहीं, जो उन्होंने लिखा है वो आज रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है। हाली को आज बड़ा इसमें देखा जा रहा है। और जहाँ ये उर्दू वाले इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि संस्कृत की उनको जानकारी नहीं है। जिस बेसिस पे उन्होंने लिखा था, ये उर्दू वाले वहाँ जाके अटक जाते हैं। बोला हमारे पास जो इस समय जो एक रिसर्च चल रही है वो इसी पॉइंट पे चल रही है, और हमारा इस पॉइंट पे हम अटक रहे थे कि भाई संस्कृत का हमें ये फॉर्मूला हमें कौन बता पाएगा, तो हम नहीं समझ पा रहे थे। तो आपके अगर हमें पिताजी से मुलाकात हो जाती है, बोले ये दुर्भाग्य है कि हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं,
तो कम से कम हमें वो संस्कृत के वो वाली चीज़ें थी ना, सोर्स मिल जाते। अब हम इसको कोट हम करें, कैसे करें, क्योंकि हमें चाहिए सोर्स। आपके पिताजी होते तो हम उनके हिसाब से कोट कर देते। अब महज किताब के ऊपर हम उसको कोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये दूरदर्शन है और हमें बहुत ऑथेंटिसिटी चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि देखिए, आपके पिताजी भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने 50 साल पहले वो चीज़ सोच ली थी कि भाई ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए और वो कहते थे कि हमें प्रयोग तो होना चाहिए। पिताजी ने गुर्जर इतिहास के ऊपर भी लिखा। जैसे भी कहीं एक रेफरेंस आता था, जैसे गायत्री देवी का है, अब गायत्री देवी के ऊपर उन्होंने वो कहानी लिखी कि गुर्जर कन्या है। ये राधा, ये जब कृष्ण की बात आती है तो राधा का जिक्र आता है। राधा ये गुर्जर कन्या थी। ये क्योंकि पिताजी सूट पे लिखते थे, तो वहाँ पे जब गए तो उन्हें पता चला कि भाई ये जो है ये तो बरसाना में थे, ये तो गुर्जर था। तो वो और कहीं इसकी जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने उसको कहानी के जरिए उसको लिखा कि यतीन्द्र कुमार वर्मा जी बहुत बड़े हमारे गुर्जर समाज का, ये समझिए कि उनसे बड़ी धरोहर नहीं हो सकती इतिहास के ऊपर लिखने वाली बात है। मैं कभी उनसे देखा नहीं उन्हें, क्योंकि मेरे से तो बहुत बड़े थे वो उसमें। तो उन्होंने लिखा। फिर उन्हें पिताजी ने और वर्मा जी ने ये कहा कि भाई आप कहानी लिखते हो और मैं प्रयास कर रहा हूँ इसके गुर्जर के ऊपर लिखने के ऊपर, हिस्टोरिकल फैक्ट पर लिखना चाह रहा हूँ। तो आपकी कहानियों को मैं जब जाता हूँ तो लोग ज़्यादा समझ पाते हैं और अच्छा उनको लगता है। तो क्यों ना हम इसमें ऐसे करें कि हम एक मर्यादा की दीवारें, वो टाइटल पिताजी ने ही बताया था उसमें, कि एक बुक्स लिखें उसमें, लगातार उसमें आती रहे वो, और उसमें कहानियाँ के दौर पर आए। तो आप उसको लिखेंगे और मैं इसको फिर पब्लिश कराऊंगा उसमें करने के लिए। तो वो मैं जहाँ तक मैंने सुना था वो 10 वॉल्यूम में आनी थी वो उस समय, क्योंकि जितने स्टोरी या प्रसंग मिल रहे थे उस प्रसंग में वो इतने करीब बन रहे थे। तो 4 वॉल्यूम बन गए थे उसमें, 4। वो उसका नाम दिया है मर्यादा की दीवारें। जैसे जो दूसरे हमारे हिस्टोरियंस थे, एक दलुपुरा से रतनलाल वर्मा जी, उन्होंने गुर्जर इतिहास के ऊपर लिखा एक। अब रिटायरमेंट के बाद पिताजी ने क्या करा, उनका अध्यात्म पे रुझान हो गया। अब रुझान के लिए क्या है कि उन्होंने जो ऑथेंटिक बुक्स थी, संस्कृत वाली थी, वो 2 जगह से मिलती थी। एक तो बेंगलोर रोड पे चौखंबा ओरिएंटल करके था, और एक काशी से आता था उसमें। तो चौखंबा ओरिएंटल से तो आती थी, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी आती थी और संस्कृत वाली भी आती थी। तो ये समझिए कि मेरे जरिए मंगवाते थे वो। उन्होंने फिर पूरे अध्यात्म में घुस गए, और फिर उसके बाद गीता प्रेस की भी है वो पढ़ने शुरू करी। अब जैसे गीता के ऊपर ही अगर उन्होंने पढ़ना था तो उन्होंने तिलक को भी पढ़ा, क्योंकि मैंने किताबें मेरे जरिए मंगवाई गई थी, तो इसलिए मुझे पता है। उन्होंने जो गुजरात के वो थे, बड़े मशहूर थे, के मुंशी जी, उनका भी कथा गांधी जिसने भी गीता के ऊपर विवेचना लिखी वो सारी उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनकी आदत थी कि एक से बात नहीं बनेगी, मैं पूरा पढ़ूंगा। और फिर संस्कृत वाली तो फिर उन्होंने पढ़ी थी उसमें करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो दौर वो था 80s वाला, 90s वाला दौर था। इस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी शॉर्टेज थी, बहुत लाइट चली जाती थी। तो हम वो देखते थे टॉर्च की रोशनी आ रही है, तो हमारे पिताजी टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहे होते थे अपनी किताबें जो अध्यात्म वाली थी। तो जी क्या कर रहे हो आप इसमें, ये आप गर्मी में अब टॉर्च क्यों पढ़ रहे हो? बोले ये मेरा अधूरा रह गया था, तो मैं इसलिए इसको अब पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं टॉर्च के उसमें बोला, फिर वो जो तारतम्य था वो टूट जाएगी। तो मैंने कहा जी आप फिर वो थोड़ा सा अपना वो जो वैसे पढ़ो लिटरेचर वाला। बोलो भाई मैं अब ये समझ रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि इस आध्यात्म को जो हमारे इसमें लिखा गया, मनुष्यों ने जो लिखा हुआ है और जो उपलब्ध है, इसके लिए एक जिंदगी क्या 5 जिंदगी भी कम है। तो जितना भी मेरा जीवन रहेगा मैं तो आध्यात्म को ही पढ़ूंगा उसमें। तो वो किताबें आज भी हमारे पास है, इतनी सारी उपलब्ध हैं। जैसे पूरा उन्होंने विवेकानंद जी का पूरा लिटरेचर मंगाया, जो जहाँ जहाँ उनको लगा कि भाई चीज़ में है, और पूरा पढ़ा था, लिखा है। क्योंकि जो उनका जो क्रिटिक होने की वजह से
वो पेन 3-4 कलर के पेन रखे होते थे, उसमें फिर साथ साथ नोटिंग बनाते रहते थे कि कभी लिखने की जरूरत पड़ जाए तो वो हो भी जाए। तो ये तो रहा था उनका जब लिटरेचर से हटके थे। दूसरा, उनकी ज़िंदगी की जैसे होता है कि भाई अभिलाषाएं जो रह जाती हैं, उनकी एक आखिरी अभिलाषा थी कि सूरदास के ऊपर मैं अब तक का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वर्क मैं लिखूँगा। तो उनकी काशी विद्या प्रचारनी से बात भी हुई थी, वो 6 वॉल्यूम में बनना था, उसमें 6 या 8 में। और उनकी शर्त ये थी कि आप सबको टाइप करा के हमको देंगे, तभी हम आपका वो उसको करना शुरू करेंगे। हमारे पास 3 वॉल्यूम तो मैं समझता हूँ टाइप किया हुआ रखा हुआ है, 1 वॉल्यूम हैंड रिटन है, तो वो उनका अधूरा रह गया। और मैंने उसके बाद कहीं उसे कोशिश भी करी, जो हिंदी में आजकल है कि हम पढ़ते हैं। मैंने कहा जी अगर आप करना चाहो तो हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और जो उन्होंने लिखा हो आपको सिर्फ 2 या 3 वॉल्यूम लिखने हैं। तो उन्होंने फिर उस चीज़ के लिए किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें करने के लिए। 1-2 पॉन्डो स्क्रिप्ट भी और भी रखी है उसमें करने के लिए। तो मैंने उनके अंदर एक बेचैनी सी महसूस करी कि भाई मैं ज़िंदगी में अभी मुझे कुछ और लिखना था। उसमें ये सूरसागर वाला भी था उनका आध्यात्म में था कि भाई इस अध्यात्म के ऊपर मुझे कुछ और लिखना है। ये जो अंदर की बेचैनी है, वही बेचैनी उनको शायद ये 10वीं 11वीं के बाद उन्हें लिखना शुरू कर दिया था, हो सकता है उससे पहले भी लिख रहे हों। तो उसी से वही उनका आग जो धधकती रहती थी, वही उनकी शक्ति थी, वही उनका एक प्रेरणा स्रोत थी कि जिसलिए वो ना पढ़ने से थकते थे, ना वो ये से प्रयोग करने से डरते थे उसमें करने के लिए। और उस ज़माने में पैसा भी नहीं था भाई राइटर को, तो जो कुछ करा है वो उन्होंने अपने आप ही किया। अब जैसे जो टाइप कराया है, टाइप कराना उन्हें बड़ा महंगा पड़ा होगा। अध्यात्म का मैं नहीं समझ पाया कि क्या वो लिखना चाहते थे, लेकिन सूरसागर वाला तो उनका था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। कि हमारे पिताजी की जो शुरुआत हुई थी एजुकेशन की, वो गुरुकुल से हुई थी। अब गुरुकुल में तकत पे इनको सुलाया जाता था, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट को बहुत टफ बनाया जाता है कि आप बिल्कुल नेचर के साथ रहें उसमें करने के लिए। और उसी का नतीजा रहा कि हमारे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी तकत के ऊपर सोए, उसके ऊपर भी गद्दे के नाम पे कुछ नहीं सिवाय दुताई होती थी और ऊपर चादर होती थी। और खाना पीना भी उन्होंने बड़ा सीमित सा रखा, जितना है कि भाई कम से कम जितना जीने के लिए चाहिए उतना ही चाहिए, नहीं उन्हें करा। तो मैं जब नौकरी में आ गया तो मैंने कहा जी ऐसा है, अब मैं इस तकत को इसे बदल दो, मैं अपने ढंग से लेके आता हूँ, इसको कर देता हूँ। और ये पंखा आपका 2 नंबर पे चलता रहता है, बस खाली ये घूमता रहता है, यहाँ एसी लगवा देता हूँ मैं। तो हम ने कहा देखिए ऐसा है कि मेरे गुरुकुल के जरिए जो मेरी शिक्षा संस्कार जो आए हैं, वो मुझे ये बनाया है कि भाई स्टूडेंट को टफ रहना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा लग्जरी में नहीं आना चाहिए। और इसलिए मैं इसको पूरी ज़िंदगी ही इसको मैं फॉलो करूँगा। तुझे एसी लगाना है या कोई और तकत की बजाय अपना बेड बनाना है तो बोले तो खुद अपने लेकर, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वाकई वो तकत उनके आखिर समय तक रहा। वही पंखा खाली 2 नंबर पे चलता रहता था, चाहे टेम्परेचर 45 चल रहा हो या कितना चल रहा हो। बोले ये आपके गर्मी सर्दी ये आपके दिमाग में है। जैसे हमारे पिताजी 4 भाई थे, इनमें इनके डॉक्टर देशा सिंह भाटी के पिताजी एक माने हुए पहलवान थे, शेर सिंह, शेरा कहते थे, शेर सिंह नाम था उनका, और अपने ज़माने के बहुत बड़े पहलवान थे। और गांव में एक बार ऐसा हुआ था कि 1-2 मोहल्ले हमारे, पूर्व का मोहल्ला, पश्चिम का मोहल्ला, हम पश्चिम के रहने वाले हैं। पूर्व के मोहल्ले में पूरे उन्होंने एक आदमी को तैयार किया खिला पिला करके, तो उसको कहा भाई इससे किसी कुश्ती कराई जाएगी, शेरा की और उसकी तैयारी हुई सब तरह से। वो लोग सजा के लाए उसको, पैरों में घुंघरू बांध करके लाए नचाते हुए, तो लाए उनको लेकर चले आए उधर से, भाई आ जाओ इधर से, इधर आगे। जैसे आए हैं इनके पिताजी, इन्होंने देखा हमने ताव जैसे वो खड़ा था, एक मुट्ठी मिट्टी उनकी आंखों में मारी, उठा के पटक के मारा।
तो लोग उस मोहल्ले वाले बोले, हम तेरे से पहले कह रहे थे कि जमींदार के बेटे से क्यों लड़ता है तू। ऐसे पहलवान थे। अब पहलवानी की जिक्र चली तो नीचे इनके बच्चों में भी बात आई। तो सब इनसे छोटे बेदराज थे, वो अच्छे खासे पहलवान बने और वो ऐसे अविवाहित रहे और नामी पहलवान रहे। तो किस तरह बताते हैं कि एक बार लड़ते लड़ते छौलस हमारे कस्बा साथ में वहाँ को हो रहा था और लड़ते लड़ते सबके भाई पहलवान के बेटे हैं, लड़ाओ। इनको भी लड़ाया, लाया गिरदे पड़ने वाले, इनका हाथ उतर गया था बताते हैं। तो फिर मैं आपसे पहलवानी नहीं करूँगा, ये करते रहेंगे पहलवानी। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने पीएचडी किया बॉटनी में और मेरी जो स्पेशलाइजेशन था वो प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन उनके संगत का ये असर मुझ पर भी पड़ा कि मैं भी छोटी मोटी कविताएं शुरू में से ही रच लेता था जो। और मैंने मामा जी की एक कविता देखी वीर गुजर में, तो मैंने भी छोटे मोटे तुक्के मारने शुरू कर दिए जो। एक बार मैंने वो पढ़ा, उनका क्या नाम है, सूरदास जी का, मैया कबो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह चाय दूध पियो तो भाई ये अभी हो छोटी, ऐसे करके थी ना उनकी। तो मैंने उसका उलट लिख दिया कि मैया कबो उड़ेंगे केस, कितनी बार मुँह चाय पियो तो भाई ये अभी हूँ शेष, ऐसे करके एक कविता मैंने लिखी उस वक्त जो। मेरी कविताएँ पहले छपती नहीं थी, फिर वो छपने लग गई। तो शुरू में खेती में छपी, फल फूल में छपी, उसके बाद में वो जो अपना ये है भागीरथ, इसमें कुछ मेरी रचनाएं छपी। एक विज्ञान गौरव करके एक मैगजीन आती थी, उसने छापा। फिर मैंने ज़्यादातर पर्यावरण के ऊपर कविताएं लिखी जो, और जल के संरक्षण के ऊपर, क्योंकि जल भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कृषि में मेरी करीब 1.5 दर्जन कविताएँ जो हैं वो अपनी एक विज्ञान प्रगति एक पत्रिका है, उसमें उन्होंने छापा उनको। तो इस तरह से जो मेरा लेखन है ना वो शांत सुखा है, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, मैं कोई वैसा कोई मंचीय कवि नहीं हूँ। बस मन आया तो लिख दिया, नहीं आया तो नहीं। तो ये विधा जो है ये मेरे मामा जी की तरफ से आई है मुझको, मुझे ऐसा लगता है। कारण थी एक रचना कि जल बिन ग्रहण न कर सके पौधे पोषक तत्व, जल जीवन का मूल है सार्वभौमीय सत्य, सार्वभौमीय सत्य सरोवर हो या सरिता, इनका शीतल जल मन की व्याकुलता हरता। कहना अगर जल प्राकृतिक सौंदर्य की ज्योति, और बिन संचित जल प्रबंध में उन्नत खेती होती। मेरा नाम मीना भाटी है, मैं पिताजी की छोटी बहू हूँ और 89 में मेरी शादी हुई। और जब से बस मैंने पिताजी को देखा तो वो मुझे कहते रहते थे पढ़ाई में ध्यान किया कर, पढ़ाई किया कर और आगे पढ़, ऐसे उत्साहित करते रहते थे। मैंने बीएससी होम साइंस किया है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मैंने जामिया से एमए किया, एमए सोशियोलॉजी किया, तो ये मेरी क्वालिटी। उसके बाद मैंने बीएड किया था अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। लास्ट में उनका जैसे कहते थे कि भाई खाने पीने का उनको वैसे ध्यान नहीं था, पर लास्ट के मोमेंट में उनको जैसे जब पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी थी, आंखें से दिखना कम हो गया था, तब तो खाने पीने का उनको थोड़ा शौक़ हो गया था। तो बच्चों की तरह ही जैसे बच्चे जैसा खाना खाते थे, फिर कहते थे ऐसे ही मुझे दिया कर। जैसे बच्चों को देखते थे कि जैसे बच्चे खा रहे, तो बाद में तो उनका बच्चों वाला मन हो गया था। तो जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया, ये 8 मई की बात है, तो कह रहे थे मुझसे कि छोले बनाओ। तो मैंने फिर छोले बनाए भी थे, फिर उन्होंने खाए भी, पूरे अच्छे से मन से खाना भी खाया। वो उनका आखिरी खाना रहा मेरे हाथ से। और इस तरह से अपनी साहित्य की लंबी यात्रा करते हुए, और वो 10 मई 2003 को गोलोक पास हो गया उनका। तब उनकी उम्र 76 साल थी।